आज हम लोगों को पढ़ना है फाइलम नाइडेरिया। इस फाइलम इस संघ की संस्थापक ल्यूकार्ट को मानते हैं। ल्यूकार्ट ने 1847 में इस संघ की स्थापना की थी। यानी नाइजीरिया, जिसका नाम सिलंट्रेटा भी है, तो सिलंट्रेटा, इसी का नाम सिलंट्रेटा भी है। सिलंट्रेटा सिलंट्रेटा फाइलम या नाइजीरिया फाइलम के संस्थापक ल्यूकार्ट को माना जाता है। इस फाइलम में 10,000 जातियां सम्मिलित हैं। इस फाइलम की जंतुओं की विशेषता यह है कि इनमें स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। स्टिंगिंग सेल मतलब दंश कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ये दंश कोशिकाएं शत्रुओं से रक्षा करती हैं, यानी शत्रुओं पर दागी जाती हैं। क्या है इसके लक्षण, इस फाइलम के लक्षण, ये देख लेते हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फाइलम सिलंट्रेटा। सिलंट्रेटा संघ की कौन कौन से लक्षण हैं? पहला लक्षण इसमें से देख लेते हैं। इस संघ के जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब इस संघ के सदस्यों का जो शरीर है वो अरीय सममित का होता है। और अरीय सममिति का मतलब हुआ कि किसी एक निश्चित त्रिज्या या व्यास से जीवों को काटने से उसके दो समान भाग पृथक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब शरीर में दो स्तर होते हैं। एक स्तर बाहर होता है जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, और दूसरा स्तर अंदर की तरफ होता है जिसे एंडोडर्म कहते हैं। तो दो स्तर इसमें से पाए जाते हैं, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा लक्षण इसमें है कि इन जीवों में जो कैविटी होती है, गुहा होती है, उसको सीलंट्रान कहते हैं। सीलंट्रान या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मतलब जठरवाहिनी गुहा इन जीवों में पाई जाती है, जिसे सिलंट्रान भी कहते हैं। तो ये लक्षण हो गए दो। अगला लक्षण हम आपको बता रहे हैं इस फाइलम के सदस्यों का। जो तीसरा लक्षण है वो तीसरा लक्षण है कि इनका शरीर टिश्यू ग्रेड का होता है। टिश्यू ग्रेड यानी इनका शरीर ऊतक स्तर का होता है। शरीर में टिश्यू पाए जाते हैं। शरीर संगठन टिश्यू लेवल का होता है। अगला नंबर चौथा, इन जीवों में सबसे बड़ी बात जो है वो लेबर डिवीजन पाया जाता है। लेबर डिवीजन मतलब श्रम विभाजन इसमें से होता है। श्रम विभाजन का मतलब कि इसके सेल, इसके टिश्यू अलग अलग प्रकार का
स्टिंगम सेल मतलब दंत कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। अगला लक्षण है इसमें इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल यानी अंतराली कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। अंतराली कोशिकाएं इस सदस्यों में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद अगला नंबर है 7वां, इनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन मतलब इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी ये अपने खोए हुए शरीर के रंगों को पुनः से बना लेते हैं, पुनः से उसको निर्मित कर लेते हैं। अगला नंबर इसमें है 8वां, ये जीव पॉलीमार्फिक होते हैं। पॉलीमार्फिक मतलब इन जीवों में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता मतलब इनके अनेक रूप होते हैं। इनकी बेलनाकार अवस्था को क्या कहते हैं? बेलनाकार अवस्था को मेडूसा कहते हैं। मेडूसा। और इनकी छाती के आकार की संरचना को पॉलीप्रोस्टेली कहते हैं। तो इसमें पॉलिप अवस्था, छाते की तरह की अवस्था, मेडूसा, बेलनाकार अवस्था, ठीक है। इनमें जो जनन क्रिया होती है इस संघ के जंतुओं में वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार की होती है, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन इन जीवों में पाया जाता है। अगला नंबर इसमें जो 9वां है वो लक्षण है कि इस सदस्य के, इस फाइलम के सदस्यों में रेस्पिरेशन यानी श्वसन और परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अगला नंबर 10वां है, इस संघ के सदस्यों में कम विकसित नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, अर्थात इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित अवस्था में होता है। अब इसका हम उदाहरण बताते हैं। इस फाइलम में कौन कौन से जंतु रखे जाते हैं, कौन कौन से जंतु इस फाइलम में हैं। इनमें से उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। हाइड्रा, हाइड्रा वल्गेरिस, ये हाइड्रा का तंत्र वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रा वल्गेरिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम नाइडेरिया। इसी तरह से अगला एग्जांपल है ओबिलिया, सी एनीमोन, सी एनीमोन। तो सी एनीमोन, ओबिलिया, हाइड्रा वल्गेरिस और आरिलिया, आरिलिया जिसका नाम जेलीफिश है, जेलीफिश, ये सब एग्जाम्पल फाइलम नाइडेरिया से होते हैं। अब मैं आगे आपको ये फाइलम नंबर हुआ 3रा, और पहले मैंने पढ़ाया प्रोटोजोआ, फिर दूसरा फाइलम पोरिफेरा, तीसरा फाइलम नाइडेरिया, चौथा फाइलम मैं आपको बताने वाला हूँ प्लैटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। यहाँ पर प्लैटी बना है प्लैटी से, और प्लैट माने होता है चपटा, और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है कृमि, अर्थात चपटे कृमि, चपटे फीता की तरह चपटे कृमि आते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में। बता दें कि इस फाइलम के संस्थापक गेजनबार्ग को माना जाता है। गेजनबार्ग ने इस संघ की स्थापना 1858 में किया था। गेजनबार्ग ने इस
इस संघ की स्थापना 1858 में किया था। इस फाइलम में भी वही लगभग 10,000 जातियां सम्मिलित हैं। इसमें भी अब इनके क्या है लक्षण ये देख लेते हैं। कैरेक्टर्स यानी फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस के कौन कौन से लक्षण हैं। पहला लक्षण इस संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब शरीर त्रिस्तरीय होता है। शरीर में 3 स्तर होते हैं। बाहर का स्तर एक्टोडर्म, फिर बीच का स्तर मेसोडर्म मध्य स्तर और सबसे अंदर का स्तर एंडोडर्म यानी अंतः। शरीर में 3 स्तर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब जीव शरीर को मध्य भाग से अनुलंब काटने पर उसका शरीर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब हो गया बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। नंबर दूसरा, ये सदस्य फ्री लिविंग मतलब ये स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। अधिकांश सदस्य इनके जलीय होते हैं यानी जल में पाया जाता है। इनका शरीर संगठन नंबर 3 में बता रहे हैं। इनका शरीर संगठन अंग स्तर का होता है क्योंकि इनमें अंगों का विकास हो चुका होता है। इस तरह से ये 3 लक्षण हुए। नंबर चौथा लक्षण है जो इनका वो ये कि इनमें एलिमेंट्री कनाल आहार नाल इनमें एब्सेंट होती है, मतलब इनमें आहार नाल नहीं होती। नंबर 5वां, इनमें पारेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। पारेन्काइमा टिश्यू इनमें पाया जाता है जिसको मृदुतक कहते हैं। शरीर के मध्य भाग में पारेन्काइमा टिश्यू होता है। नंबर 6वां, इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें फ्लैम सेल पाई जाती हैं। फ्लैम सेल मतलब ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं मोमबत्ती की लौ की तरह। ये मतलब प्रदर्शित होती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है, यानी शरीर के हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को निकालने का काम फ्लैम सेल करती है, जो इस फाइलम की विशेषता भी है क्योंकि फ्लैम सेल प्लैटीहेल्मिन्थीस फाइलम के सदस्यों में ही पाई जाती है। तो फ्लैम सेल में पाई जाती है। अगला नंबर है इसमें 7वां नंबर में इनमें सबसे जो बड़ी बात है नर्वस सिस्टम विकसित होता है। नर्वस सिस्टम इनमें विकसित होता है। और अगली बात जो है अगला नंबर है 8वां लक्षण, और उस लक्षण में है कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अधिक विकसित होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब इनमें जननांग बहुत अधिक विकसित होते हैं। अगला नंबर 9, इस संघ के सदस्यों में सकर पाए जाते हैं। सकर माने चूसक पाए जाते हैं जो हौस या पोषक के आंत में और उसके शरीर में चिपकने में सहायता करते हैं, अर्थात इनमें सकर पाए जाते हैं।
जंतुओं में नंबर 10वां लक्षण है श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र इस संघ के जंतुओं में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और इस फाइलम का जो मैं आपको उदाहरण बताने वाला हूं, देखिए कौन से जीवधारी इस फाइलम में आते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम अर्थात इसको टेपवार्म कहते हैं, कीटाक्रमी कहते हैं। जो कीटा की तरह होता है, ये परजीवी होता है। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है टीनिया सोलियम और कॉमन नाम है इसका टेपवार्म कीटाक्रमी। दूसरा उदाहरण है इसका फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका, इसको लीवर फ्लू कहा जाता है। लीवर फ्लू अर्थात इसको यकृत कृमि कहते हैं। ठीक है ना। और अगला नाम है इसका प्लानेरिया। अगला उदाहरण है प्लानेरिया। प्लानेरिया का दूसरा नाम है डुजेसिया। डुजेसिया किसको कहते हैं, प्लानेरिया भी कहते हैं। तो ये प्लानेरिया जो होता है ये स्वतंत्र जीवी होता है, यानी जलाशय में पत्थर की चट्टानों के नीचे ये पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों परजीवी होते हैं, टीनिया सोलियम कीटाक्रमी और फैसियोला हिपैटिका। बता दें कि जो टीनिया सोलियम है, टेपवार्म है, इसका प्राथमिक जो पोषक है, प्राथमिक पोषक इसका प्राथमिक पोषक मानव है और इसका जो द्वितीयक पोषक होता है वो पिग होता है। द्वितीयक पोषक पिग है, प्राथमिक पोषक इसका हॉर्स जिसको कहते हैं मैन है। क्योंकि एडल्ट अवस्था इसकी मानव में होती है और इसकी लार्वा और अंडे की अवस्था पिग में होती है। अर्थात जो लोग पिग का कच्चा अधपका मांस खाते हैं उन लोगों में टीनिया सोलियम का संक्रमण हो जाता है। पिग के 1 किलोग्राम मांस में लगभग कितने 500 अंडे लार्वा टीनिया सोलियम के होते हैं। फैसियोला हिपैटिका का प्रथम पोषक, इसका प्रथम पोषक गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा की उसी की जो लीवर की जो नली होती है, पित्त नली, उसी पित्त नली में ये पाया जाता है। किसके? गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी के पित्त नली में लीवर के पास जो होती है वहां पर ये परजीवी अवस्था में पाया जाता है। और इसका जो दूसरा द्वितीय पोषक इसका स्नायु होता है। स्नायु अर्थात घोंघा जिसको कहते हैं, घोंघा इसका द्वितीय पोषक होता है। यानी अडल्ट अवस्था इसकी फैसियोला हिपैटिका की गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की आंत में यानी पित्त नली में, और इसकी लार्वा और शिशु अवस्था इसकी स्नायु में होती है, घोंघे में होती है। जब ये गाय भैंस घास चरते हैं और घास में घोंघा वगैरह होते हैं तो वो उनके मुख में स्नायु से उनके मुख में उसके अंडे पहुंच जाते हैं। फिर इन जानवरों की पित्त नली में पहुंच करके ये अपने आकार को बड़ा करते हैं। तो ये आपका उदाहरण हुआ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के टीनिया सोलियम यानी टेपवार्म, फैसियोला हिपैटिका लीवर फ्लू, प्लानेरिया यानी डुजेसिया ये स्वतंत्र जीवी है। ये हमेशा जलाशय के पत्थर की चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।